वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 14 है उसके अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं, और इसके संगठन और कार्य क्या हैं इनको हम लोग देखेंगे। और ये हमारे पेपर 14 के अंतर्गत, जिसका कोड 402 है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, और यूनिट उसका 3 है, यूनिट 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। और हमने लास्ट क्लासेस में अपने संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके उद्देश्य और उसके सिद्धांत क्या थे। उसके बाद हमने देखा था कि महासभा जो है, जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा था, उसका जो एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसके कार्य और उसके संगठन को पढ़ा था। और आज के क्लास में हम लोग जो उसका दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है, सुरक्षा परिषद, उसकी चर्चा करेंगे कि सुरक्षा परिषद जो है, जो यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है। सुरक्षा परिषद जो है वो उसमें कौन सी बातें कही गई हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला उद्देश्य और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो विश्व की शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए उसका गठन किया गया था। और उस महान दायित्व की पूर्ति के साधन के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है। इसलिए संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का मुख्य दायित्व सुरक्षा परिषद पर डाला गया है। इस दृष्टिकोण से यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग है। और गुड्स पीड ने लिखा है कि आम लोगों की राय में संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है सुरक्षा परिषद। वैसे तो संघ के घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद का नाम महासभा के नाम के बाद आता है, परंतु संगठन, कार्य और शक्ति के दृष्टिकोण से उसका स्थान पहले आता है। यदि उसे संयुक्त कुंजी कहा जाए, की ऑर्गन ऑफ यूएनओ, तो इसको कहा जा सकता है। और सिगरिड एक अन्य एक विचारक हैं, उन्होंने इसे विश्व संगठन का बिजली घर कहकर संबोधित किया है, इसको पुकारा है। और नॉर्मन वेटविच एक विचारक हैं, उनकी राय में उस सरकार और कार्यकारिणी के बीच वर्तमान है। इसमें जो है वो सरकार और कार्यकारिणी के बीच विद्यमान है या है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापकों ने सुरक्षा परिषद को विश्व समुदाय की शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का एक प्रभावी साधन बनाना चाहते थे, और इसलिए इसे विश्व समुदाय के सजग प्रहरी तथा विश्व शांति और सुव्यवस्था की रक्षा हेतु आरक्षी दायित्व दिए गए थे। और परंतु सिद्धांत और व्यवहार में जितना अंतर और विरोधाभास सुरक्षा परिषद में दृष्टिगोचर होता है, उतना संघ के किसी अन्य अंग में नहीं होता। सैद्धांतिक दृष्टि से सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ अभूतपूर्व है, क्योंकि यह चार्टर के 7वें भाग के अंतर्गत शांति के खतरे, शांति भंग एवं आक्रमण के कार्यों के संबंध में जो निर्णय लेती हैं, उन्हें मानने एवं क्रियान्वित करने के लिए सदस्य राज्य जो हैं वो बाधित हैं। लेकिन व्यवहार में इसकी शक्ति मुख्यतः औपचारिक महत्व की रह गई है, और लगभग सभी राजनीतिज्ञ और एवं नेता यह स्वीकार करते हैं कि परिषद आशाओं के अनुकूल सफल नहीं रही। महाशक्तियों की आपसी फूट, उनके पारस्परिक शीत युद्ध तथा विचारधाराओं एवं क्षेत्रीय प्रश्नों पर उनकी टकराहट ने उसे पंगु बना दिया है। वह प्रस्ताव पारित कर सकती है
पर इसमें भी आपत्ति है। निषेधाधिकार उसे ज़्यादातर गतिरोध की स्थिति में ही रखता है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में महासभा के दायित्वों में उत्तरोत्तर में वृद्धि होने लगी है, और यद्यपि सुरक्षा परिषद की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु शांति एवं सुव्यवस्था के क्षेत्र में इसने जो प्रयत्न किए हैं उन पर शीत युद्ध की छाया जो है वो रही है। और जो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑर्गन ऑफ यूएनओ, जैसा कि मैंने कहा जाता है। और एक और विचारक जिन्होंने इसको बिजली घर भी कहकर पुकारा है। और अगर चार्टर और शक्ति की बात करें तो यह महासभा से, जनरल असेंबली से ज़्यादा इसकी शक्तियां हैं। लेकिन जो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो उनकी जो आपसी जो टकराहट है या आपसी जो मतभेद है या शक्तियों का जो उनका टकराव है, उसकी वजह से, और जो उनके पास वीटो पावर है उसकी वजह से यह खास जो कोई काम जो इंटरनेशनल पीस के लिए जो है बहुत अधिक जो है वो अच्छा काम, जितना इसको यह सोच कर बनाया गया था कि वह करेगी, उतना यह नहीं कर पाई है आज तक। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। और इस महान दायित्व को पूर्ति के साधन के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है। और इसलिए संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का मुख्य दायित्व सुरक्षा परिषद पे दी गई थी। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी अंग जो है वो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है। सैद्धांतिक दृष्टि से सुरक्षा परिषद की शक्तियां अभूतपूर्व है, क्योंकि यह चार्टर के 7वें भाग के अंतर्गत शांति के खतरे, शांति भंग एवं आक्रमण के कार्यों के संबंध में जो निर्णय लेती है, उसे मानने एवं क्रियान्वित करने के लिए सदस्य राज्य बाधित होते हैं। तो जो इसका क्लॉज 7 है, उसके अंतर्गत इसको बहुत ही स्पेशल पावर दिया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह काफ़ी शक्तिशाली है। अगर यह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई डिसीजन लेती है तो कोई भी राज्य उसकी मनाही नहीं कर सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा। अब हम इसकी संगठन की चर्चा करते हैं। तो संगठन जो है चार्टर की मूल व्यवस्था में के अनुसार सुरक्षा परिषद एक 11 जो है सदस्यीय संस्था थी, और उनमें से 5 जो हैं अस्थाई और 6 जो हैं अस्थाई सदस्य थे, जिसमें चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अस्थाई सदस्य हैं। ये 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। और जो अन्य जो अस्थाई सदस्य हैं, उन सदस्यों का चुनाव जो है वो महासभा टाइम टू टाइम पे करती है। 17 दिसंबर 1965 को महासभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके चार्टर में संशोधन किया, और जिसके फलस्वरूप सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। और इसमें अब 5 अस्थाई सदस्यों की संख्या तो थी ही, और अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई है। और अस्थाई सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्यों में से 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा किया जाता है। और इसका विधान चार्टर की धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। इस धारा में यह भी व्यवस्था की गई है कि अपनी अवधि की समाप्ति पर कोई भी सदस्य तुरंत फिर निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो जितने भी इसके मेंबर हैं 193 कंट्री, तो उनमें से जो है हर किसी को जो है वो मौका दिया जाता है और 2 वर्ष के लिए मिलता है, और इसका चुनाव जो है वो महासभा जो है वो करती है। और कोई भी अस्थायी सदस्य जिसने 2 साल का टेन्योर पूरा किया है और फिर तुरंत चाहता है कि वो खड़ा हो चुनाव के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि सभी जितने भी राष्ट्र हैं उनको अस्थायी सदस्यता सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत दी जा सके। 14 नवंबर 1977 को
भारत सहित 19 गुटनिरपेक्षीय देशों ने सुरक्षा परिषद की संख्या हेतु एक प्रस्ताव महासभा के में पेश किया था और इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी जाए। और गुटनिरपेक्षों ने यह तर्क दिया था कि इससे तीसरी दुनिया के देशों को परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा अगर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो, और इसलिए एक प्रस्ताव जो है वो लाया गया था और महासभा के सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 में 80 और 81 में से ही यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर अभी तक जो है इस पर कोई मतलब कुछ नहीं कहा गया है, नहीं कहा जा रहा है, परंतु इस पर आज तक जो है अभी तक जो है वो इस पर मतदान जो है इस विषय पर नहीं हुआ है कि इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाई जाए ताकि जितने भी गुटनिरपेक्षीय देश हैं या एशिया अफ्रीका के देश हैं उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। अब आते हैं इसकी सेशन बैठकें इसकी कैसे करता है या ये तो संगठन था। सुरक्षा परिषद का जो अधिवेशन है वो अनवरत जो है ढंग से चालू रहता है, हमेशा मीन्स चलता रहता है और इसके सदस्य सदैव मुख्यालय में उपस्थित रहते हैं और परिणाम स्वरूप यह आवश्यकता अनुसार तुरंत कार्य करने के लिए तैयार रहती है और बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है और सुरक्षा परिषद के किसी सदस्य की मांग पर अथवा महासभा द्वारा किसी विवाद की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किए जाने पर इसकी बैठकें बुलाई जाती हैं। सुरक्षा परिषद में एक अध्यक्ष होता है और वह परिषद की बैठकों का संचालन करता है। इस पद पर परिषद के सदस्य बारी बारी से एक महीने के लिए अपने देश के नाम के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार इस पर पदासीन होते हैं। तो मीन्स जैसे जैसे सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव होता है वो एक महीने के लिए होता है और अपने देश के प्रथम अक्षर के क्रमानुसार, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल वे में जिस भी देश का नाम वहाँ आता है और उस आधार पर उसको एक महीने के बाद फिर दूसरा बनता है, फिर दूसरा आता है, इस तरह से करके जो है वो अध्यक्ष का चुनाव जो है वो होते रहता है। अध्यक्ष सभा की कार्यवाहियों को संचालित करते हैं, किसी मामले को सुरक्षा परिषद की समिति के विचार हेतु भेजते हैं तथा आदेश जारी करते हैं। सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अध्यक्ष वैसी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें ऐसे प्रश्नों पर विचार हो रहा हो जिससे उसका देश जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। मतलब वो अगर उसके उस अध्यक्ष के देश से रिलेटेड हो तो वो उस समय उसकी जो है उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इसके बाद आते हैं इसके में मतदान प्रणाली की वोटिंग सिस्टम क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत। तो चार्टर का 27वां जो अनुच्छेद है मतदान व्यवस्था से संबंधित है और इसके अनुसार सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। परिषद के कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, प्रक्रिया संबंधी कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य। प्रक्रिया संबंधी कार्यों में परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत जो होते हैं आने से प्रस्ताव जो है स्वीकृत समझा जाता है और अन्य सभी मामले में कम से कम 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोटों में से 5 अस्थायी सदस्यों का स्वीकारात्मक वोट अनिवार्य है और इन 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी अपनी असहमति प्रकट करे और वोट प्रस्ताव के विरुद्ध दे दे तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जाता है। मतलब यहाँ जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर दिया गया है। उसके बाद है कि वीटो शब्द को जो है वो चार्टर में कहीं भी जो है इस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, किंतु किसी भी सदस्य को चाहे वह अस्थायी सदस्य हो अथवा अस्थायी शांतिपूर्वक सुलझाए जाने वाले ऐसे मामलों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जिससे
उसका अपना संबंध होगा। यदि कोई अस्थायी सदस्य अपने मत का प्रयोग नहीं करता है तो वह निषेधाधिकार नहीं कहलाता है। मतलब अगर कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो निषेधाधिकार है, बल्कि जो उसमें किसी स्पेशल मामले में जो है ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य जो वो वोट नहीं देता है, शामिल नहीं देता है या अपना मत उस प्रस्ताव के विरोध में या विपक्ष में करता है, तब जो है यह जो है वो वीटो होता है। तो सुरक्षा परिषद एक छोटी सी संस्था है और इसलिए यह समिति और आयोग के सलाह से काम करती है और आम तौर पे यह अपना कार्य स्वयं करती है। फिर भी इसके 2 अस्थायी समितियां हैं, विशेषज्ञों की समिति तथा नए सदस्यों के प्रवेश का कार्य देखने वाली समिति। विशेषज्ञों की समिति की स्थापना जनवरी 1956 में हुई थी और यह कार्य अवधि की नियमावलियों के संबंध में अध्ययन तथा परामर्श देती है और वह ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार करती है जो परिषद के द्वारा उसके पास भेजे जाते हैं। नए सदस्यों के प्रवेश का कार्य देखने वाली समिति की स्थापना 1946 में हुई थी और इस परिषद द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने पर यह संघ की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी राज्यों के प्रतिवेदन की जांच करती है। चार्टर की धारा 47 के अनुसार एक सैनिक स्टाफ समिति भी होती है जो सुरक्षा परिषद को शांति बनाए रखने के लिए उसके सैन्य आवश्यकताओं, उसके अधीन सेना का निर्देशन, शस्त्रों के नियमन एवं सेना एवं शस्त्रों में कमी की संभावना जैसे प्रश्नों पर परामर्श प्रदान करती है और उसकी सहायता करती है। इस समिति में 5 अस्थायी सदस्य देशों के चीफ ऑफ स्टाफ यानी इनके प्रतिनिधि होते हैं, जिनको चीफ ऑफ स्टाफ के नाम से जाना जाता है। 1946 में महासभा ने एक अणुशक्ति आयोग स्थापित किया और यह आयोग सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तथा शांति और सुरक्षा संबंधी सब विषयों के लिए यह आयोग सुरक्षा परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। फरवरी 1947 में सुरक्षा परिषद ने परंपरागत शस्त्र संबंधी आयोग की स्थापना की और इस आयोग में सुरक्षा परिषद के सब सदस्य रहते हैं। शस्त्रों के नियंत्रण कम करने की व्यवस्था और अनेक कार्य इस समिति के द्वारा किए जाते हैं। सन 1952 में इन दोनों आयोगों की जगह पर एक निशस्त्रीकरण आयोग और उसकी उपसमिति की स्थापना की गई है। सन 1957 में महासभा ने 1958 के लिए इस आयोग में 14 सदस्य और बढ़ा दिए गए और इस प्रकार इस आयोग की सदस्य संख्या 25 कर दी गई है। 1958 में महासभा ने यह निश्चय किया कि संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य निशस्त्रीकरण आयोग के सदस्य बना दिए गए और उसके बाद इसको बनाया गया। अब हम देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसके गठन के बारे में हमने देखा, उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, बैठकें कैसे होती हैं, मतदान प्रणाली क्या है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। सुरक्षा परिषद जो है वो कौन से कार्य करती हैं और उसे कौन सी शक्तियाँ जो है वो दी गई हैं। तो राष्ट्र संघ की काउंसिल की भांति, जिस तरह से लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत जो काउंसिल थी उसी की भांति सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण सदस्यता के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। धारा 24 के अंतर्गत सदस्य राज्यों ने यह स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद उनके बदले कार्य करेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की धारा 24 और 25 और 26 में सुरक्षा परिषद के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है और ये कार्य जो हैं हम उसको निम्न रूप में देख सकते हैं।
पहला जो महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा परिषद को दिया गया है वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा परिषद का है वह है कि ऐसे किसी भी विवाद अथवा स्थिति के बारे में जांच पड़ताल करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष पैदा होने का खतरा होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा परिषद करती है कि झगड़ों को निपटाने के लिए उपायों या समझौते की शर्तों की सिफारिश करना। तो ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य हथियारों के नियमन की व्यवस्था के बारे में योजनाएं तैयार करना। पांचवा, शांति के लिए खतरा अथवा आक्रामक कार्रवाई की स्थिति को निश्चित करना तथा उसके संबंध में क्या कदम उठाए जाएं इसकी सिफारिश करना। अगला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि आक्रमण को रोकने अथवा बंद करने के लिए सदस्य राज्यों से आर्थिक अनुशक्ति तथा अन्य उपाय जिसमें बल प्रयोग नहीं शामिल हो लागू करने का अनुरोध करना। नेक्स्ट जो है आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। अगला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है नए सदस्य बनाना, निलंबित करना एवं निष्कासित करना। ये भी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है उन शर्तों का निर्धारण करना जिसमें कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का पक्ष हो सकता है। साथ ही साथ इसका और जो एक महत्वपूर्ण काम है कि सैनिक महत्व के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास कार्यों को लागू करना। अगला जो महत्वपूर्ण इसका कार्य है महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा से सिफारिश करना तथा महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करना भी यह सुरक्षा परिषद का ही कार्य है। महासभा के समक्ष वार्षिक विशिष्ट प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इस प्रकार अध्याय 8 जो है उसमें प्रादेशिक प्रबंधन से संबंधित है जिसमें 52 से लेकर 54 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। और अध्याय 12 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय पद्धति की चर्चा करता है और इसमें सुरक्षा परिषद के विभिन्न न्याय संबंधी जो कार्य हैं उन कार्यों का जो है वो वर्णन किया गया है कि वो कार्य जो हैं वो क्या हैं और उनको कैसे करना है। इसके बाद है सुरक्षा परिषद का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य के अंतर्गत इसके पास जो वीटो पावर है उसकी वो क्या है निषेधाधिकार पद्धति जिसको कहते हैं वीटो सिस्टम कहते हैं वो क्या है। तो पामर तथा पार्किंस ने कहा है कि किसी भी बात से संयुक्त राष्ट्र के प्रति जनता का विश्वास इतना अधिक नहीं खो दिया जितना कि सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग और दुरुपयोग से हुआ है। धारा 27 में कहा गया है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों पर निर्णय जो है वो 9 स्वीकारात्मक मतों से लिए जाएंगे। प्रथम संशोधन के बाद पूर्व 7 मतों से निर्णय लिए जाने का विधान था। अन्य सभी विषयों पर निर्णय 9 स्वीकारात्मक जो है वो मतों से लिए जाएंगे और इसमें से 5 जो होंगे वो अस्थाई सदस्य होंगे। जो 5 अस्थाई सदस्य जिनकी हमने चर्चा की थी शुरू में कि वो जो 5 अस्थाई जो सदस्य हैं वो जो है इनके जो महत्वपूर्ण जो है वो चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये जो 5 सदस्य हैं वो इनका मत इसमें जो है वो सम्मिलित सकारात्मक मत में होना आवश्यक है। और मतदान के दृष्टिकोण से सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए विषयों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला साधारण जिसे चार्टर की भाषा में प्रक्रिया संबंधी मामला कहा जाता है और दूसरा असाधारण जिसे महत्वपूर्ण मामला कहा जाता है। साधारण मामले में सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों का सकारात्मक मत से प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है, किंतु अन्य सभी मामलों में कम से कम 9 सदस्यों का सकारात्मक मतों में
5 अस्थायी सदस्य के स्वीकारात्मक मत जो हैं अनिवार्य होते हैं। और इस तरह से इस प्रकार महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय बिना 5 सदस्यों के सहमति से संभव नहीं है और इस उपबंध के फलस्वरूप कोई भी एक अस्थायी राज्य सुरक्षा परिषद के निर्णय को लेने से रोक सकता है, अर्थात प्रत्येक महान शक्ति को एक निषेधाधिकार या वीटो पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें। इसके बाद जो इसके 2 जो अपवाद रहे हैं, इसमें 2 अपराध हैं। पहला कि प्रक्रिया संबंधी मामला और दूसरा जो है वो मामले जिनमें स्वयं विरोध से मत देने वाली महाशक्ति एक पक्ष हो। तो ये 2 कंडीशंस हैं, अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। चार्टर में साधारण और असाधारण क्रिया प्रणालियों में अंतर करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन सा प्रक्रिया जो है साधारण है और कौन सा असाधारण है, और यह निर्णय करने का मुख्य जो अधिकार है वो सुरक्षा परिषद को ही दिया गया है। तो इसलिए जिसे सुरक्षा परिषद समझती है इम्पोर्टेंट है उसको वो मान सकती है, और विशेष जिसे समझती है उसे मांग सकती है। और इस तरह से जो है एक वीटो जो पावर उनको दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है, और यह जो है पूरे सुरक्षा परिषद के निर्णय को एक व्यक्ति या एक राज्य जो है वो उसको प्रभावित कर देता है। अब यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय साधारण या प्रक्रिया मामला माना जाए अथवा असाधारण, तब दोहरे निषेधाधिकार का प्रयोग होता है, और प्रथम निषेधाधिकार के प्रयोग द्वारा किसी प्रश्न को साधारण विषय की कोटि में रखे जाने से रोकना होता है, और दूसरे उसके बाद प्रस्ताव के तत्वों के विरोध में दोबारा मत भी दिए जाते हैं, और इस प्रकार एक ही प्रश्न पर 2 बार निषेधाधिकार के प्रयोग का अवसर प्राप्त हो जाता है। किसी अस्थायी सदस्य का निषेधात्मक मत तभी निषेधात्मक अधिकार का प्रयोग होगा जबकि उसके मत से परिषद का कोई निर्णय गिर जाता है जो अन्यथा स्वीकृत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विषय पर एक से अधिक अस्थायी सदस्य निषेधात्मक मत का प्रयोग करते हैं या मत प्राप्त करते हैं, अथवा उसके निषेधात्मक मत के अतिरिक्त उसके पक्ष में सामान्य सदस्यों का मत प्राप्त करते हैं, तो यह निषेधाधिकार का मामला नहीं समझा जाएगा। याल्टा सम्मेलन में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निषेधाधिकार संबंधी उपबंधों का प्रस्ताव रखा था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के बाद सोवियत रूस ने सीरिया और लेबनान प्रश्न के ऊपर प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। निषेधाधिकार की व्यवस्था की आलोचना की गई है, और इसकी आलोचना जो है निम्न तथ्यों के आधार पर की जाती है। उसमें पहला जो बताया गया है कि राज्य की समानता के सिद्धांत के ये विपरीत है, वीटो पावर जो है। दूसरा जो है कि सुरक्षा परिषद की असफलता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें वीटो पावर 5 शक्तियों को ही, महाशक्तियाँ जो परमानेंट मेंबर हैं उनको प्राप्त है, और जो प्रक्रिया संबंधी मामला है, विशेष जो मामले हैं, उसमें इन 5 सदस्यों का जो अस्थायी जो वोट है वो होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी सदस्य अगर अपना वोट उस प्रस्ताव के विपक्ष में देता है तो वो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है एक तरह से कहें तो सुरक्षा परिषद जो है की असफलता के लिए यह उत्तरदायी होता है। अस्थायी तथा महान शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ने में सहायक है। इसके द्वारा जो 5 जो अस्थायी शक्तियां हैं वो जो है इसकी आड़ में बहुत सारे मनमाने जो हैं वो मनमाना कर सकता है, और एक तरह से हम देखें तो यह उनकी शक्तियों को बढ़ाने में, उनके प्रभाव को बढ़ाने में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की प्रेरक शक्ति हैं। जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये जो महाशक्तियां हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो प्रेरक शक्ति के रूप में जो है वो कार्य कर सकती है। और जो लास्ट है वो है कि चार्टर के महत्वपूर्ण मामलों पर का दुरुपयोग जो है वो
इसके तहत जो है वो किया जा सकता है। जो जो भी सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं वो जो है इसका दुरुपयोग जो है समय समय पर कर सकते हैं और निर्णयों को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, और इस तरह से जो है सुरक्षा परिषद जो है इसका दुरुपयोग कर सकता है। और जो यूएन का चार्टर है उसके जो है मेन जो उसका उद्देश्य है उस पर वह को पूरा करने में खरा नहीं उतर पाता। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये तो उसके गठन थे, कार्य थे, वीटो संबंधी उसके पावर थे, और वीटो की जो आलोचना की गई है उसकी हमने चर्चा की। इसके बाद हम देखेंगे कि सुरक्षा परिषद का हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या वो कैसी संस्था है, आखिर उसका अस्तित्व क्या है आज के वर्तमान परिवेश में। तो सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य के अध्ययन के बाद पूर्णतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व संस्था के संस्थापकों ने इसे विश्व समुदाय की शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए का एक प्रभावी साधन बनाना चाहा था। इसलिए संघ के कार्यकारिणी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में परिषद की रचना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का मुख्य दायित्व परिषद पर ही डाला गया था। यह विश्व समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर सके, इसके लिए इसे आरक्षी दायित्व से संपन्न किया गया था। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले अंतर्राज्यीय विवाद इसके सामने लाए जा सकते हैं और इनका सत्र कभी भी समाप्त नहीं होता, ये चलता रहता है। और कोई भी अंतर्राज्यीय विवाद युद्ध का ना ना ले और युद्ध शुरू हो जाने पर जल्द से जल्द उसे खत्म कराने हेतु उसे प्रभावी तथा व्यापक निरोधात्मक कार्रवाई करने के अधिकार जो हैं दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रधान अंगों में सिर्फ इसे ही निर्णय लेने का अधिकार है, पर मात्र अधिकार दे देने से ही कोई संस्था पूर्णतः प्रभावी नहीं हो जाती। यह बहुत कुछ उसके कार्यकरण पर निर्भर करता है। सुरक्षा परिषद के संबंध में यह बात पूर्णतः सत्य है। चार्टर के द्वारा उसे सारे अधिकार से विभूषित किया गया, परंतु व्यवहार में वह उन अधिकारों के प्रयोग में सक्षम नहीं हो पाती, और प्लानों तथा रिग्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग तथा अभिकरण के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं है, जितना सुरक्षा परिषद में लगभग सभी राजनीतिज्ञ और नेता यह स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा परिषद अपने निर्माताओं की आशाएं पूरी नहीं कर सकी। अब यह प्रश्न उठता है कि जो भी परिषद अपनी निर्धारित भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर पाई या क्यों शिथिल रह गई, तो इस प्रश्न का उत्तर है महाशक्तियों की आपसी फूट, उनके पारस्परिक शीत युद्ध आदि, निषेधाधिकार का अत्यधिक प्रयोग और राजनीतिक कार्यों की विफलता, दंड व्यवस्था की निष्क्रियता, निशस्त्रीकरण का अभाव आदि उस मौलिक दोष के लक्षण हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की भूमिका को निरूपित करने के लिए विगत वर्षों में उसके द्वारा संपन्न कार्यों पर गौर करना होगा, और पिछले 39 वर्ष में 20वीं अंतर्राज्यीय विवाद सुरक्षा परिषद के समक्ष जो है वो लाए गए होंगे, और उनमें से कुछ तो परिषद की विभिन्न कार्रवाई के फलस्वरूप सुलझाए जा सकें। सुरक्षा परिषद के प्रयास से ही इंडोनेशिया की समस्या का समाधान संभव हो सका। फिलीपीन समस्या के प्रारंभिक दिनों से ही सुरक्षा परिषद को कुछ सफलता मिली। कश्मीर में 2 बार युद्ध विराम लाने में कांगो, साइप्रस तथा पश्चिम एशिया के विवादों में परिषद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अंतर्राज्यीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में परिषद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह रहा कि विवादग्रस्त पक्षों के परस्पर विरोधी एवं संकीर्ण हितों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विस्तृत संदर्भ में विचार करने का अवसर प्रदान करती है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद की भूमिका उत्साहवर्धक नहीं रही है। शक्ति राजनीति के कारण अधिकांश मामलों में वह पंगु साबित हुई है और निषेधाधिकार उसे ज़्यादातर
निरंतर गतिरोध की स्थिति में खतरा रखते हैं। और पिछले 50 वर्षों में एक बार कोरिया के संदर्भ में सुरक्षा परिषद द्वारा सैनिक कार्रवाई की जा सकी, और वह भी ऐसी विशेष परिस्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों की इच्छा के सर्वदा भिन्न थी। और उस समय सोवियत रूस की अनुपस्थिति के कारण परिषद सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय ले सकी। और फिर खाड़ी संकट के समय जो 1990 से 91 इराक के खिलाफ परिषद ने सैनिक कार्रवाई की, परंतु अन्य मामलों में वह कोई कारगर कार्रवाई नहीं कर सकी। और चेकोस्लोवाकिया के विवाद तथा बर्लिन की नाकाबंदी के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण कुछ भी जो है वो नहीं हो सका। और उसी तरह हंगरी तथा स्वेज संकट के समय पर भी इसकी भूमिका बिल्कुल नगण्य रही है। अगस्त 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप के विरुद्ध जब निंदा प्रस्ताव पेश किया गया तो सोवियत संघ ने उसके विरुद्ध निषेधाधिकार का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप निंदा का प्रस्ताव भी पारित नहीं हो सका और सुरक्षा परिषद के होते हुए भी पश्चिम एशिया में तनाव का वातावरण बना रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पर्यवेक्षक के रूप में जो इसकी एक भूमिका थी के बाद भी युद्ध विराम का उल्लंघन एक आम बात जो है वो रह गई। और सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित प्रस्तावों को इजरायल ने खुले रूप में तौर पे इसकी अवहेलना की। और 4 दिसंबर 1971 को बंगाल देश के प्रश्न पर छिड़ने वाले भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सुरक्षा परिषद का कीर्तिमान निंदनीय ही कहा जा सकता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य इस अवसर पर अपने हितों और स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ सके और सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करने के लिए युद्ध बंद करने का प्रयास कर वीटो का प्रयोग किया, तो उधर चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में लगे रहे। कुल मिलाकर यह प्रमाणित होता है कि युद्ध रोकने अथवा युद्ध होने देने में सुरक्षा परिषद की क्षमता बहुत ही सीमित है। अपने लगभग 50 वर्ष के जीवन काल में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों के प्रायः विफलता का ही सामना करना पड़ा है। अब यह प्रश्न उठता है कि सुरक्षा परिषद की महान विफलता इस अल्पावधि में क्यों और कैसे हुई। तो इसका एक ही उत्तर है कि सोवियत गुट और अमेरिकी गुट का मतभेद। इसके साथ ही परिषद को अनेक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। जो पहला सीमा है कि सुरक्षा परिषद अपनी अस्थायी तथा महान शक्तियों के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। न केवल अस्थायी सदस्य वरन उसके पिछलग्गू राज्यों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्र अपने निषेधाधिकार के द्वारा उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वास्तव में जैसा कि निकोलास ने लिखा है कि सुरक्षा परिषद की स्थापना अपने 5 अस्थायी सदस्यों को बाध्य करने वाले अभिकरण के रूप में नहीं की गई है। परिषद इन अस्थायी तथा महान सदस्यों की कृति है। वे इसके हिमायती और महान संरक्षक हैं, अतः अपने महान संरक्षकों के विरुद्ध आदेश देने की शक्ति उसके पास नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा परिषद का संगठन जो है वो दोषपूर्ण है और इसके सदस्यों का जो नाम उल्लेख किया गया है चार्टर में कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि वैसे महान राज्यों की महानता की श्रेणी से अब नीचे हो रहे हैं, वे हमेशा अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। यह व्यवस्था सुरक्षा परिषद की प्रतिक्रियावादी संस्था बन गई है। अतः चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर मान्यता प्राप्त महान शक्तियों की श्रेणी से नीचे आने वाले राज्य जैसे ब्रिटेन और फ्रांस को अस्थायी सदस्यता से वंचित कर उनके स्थान पर जनसंख्या, औद्योगिक एवं सामरिक शक्ति के आधार पर जो देश महान शक्तियों की श्रेणी में हैं उन्हें अस्थायी सदस्यता दी जाए। और गिनी के विदेश मंत्री BL लसाना ने महासभा के 18वें अधिवेशन में बोलते हुए कहा कि चार्टर में संशोधन करते समय जो है
यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जो है अमेरिका नहीं, अफ्रीका को सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्यता बनाया जाए। मतलब वो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके अलावा भी जो परमानेंट सदस्यता रखने की जिनकी क्षमता है, जो भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से जो देश जो आगे आ गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, तो उनको भी इसमें अस्थायी सदस्यता देने की बात की गई है। तीसरी जो बात है, महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा में सभी राज्यों की संप्रभु समानता का उद्घोष किया गया, परंतु सुरक्षा परिषद में 5 राज्यों को निषेधाधिकार के रूप में विशेष दर्जा दिया गया, जो एक दोषपूर्ण है। और अन्य राज्यों पर कार्रवाई कर सकते हैं, पर सभी राज्य मिलकर भी निर्णय करें, तभी उनमें से एक के विरुद्ध भी उंगली नहीं उठा सकते। उनकी सहमति से ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी की जा सकती है, परंतु कोई भी अपने विरुद्ध स्वयं की कार्रवाई क्यों करेगा। और ये जो है एक बहुत बड़ी इसकी कमी है कि जो उसमें जो समानता का सिद्धांत जो है वो इसको नहीं फॉलो किया गया है। नेक्स्ट जो इसका जो आलोचना कहें या इसका मूल्यांकन कहें कि सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों को मिली निषेधाधिकार की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की कार्रवाई के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, और इसके कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। और जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय बैठती है तो निषेधाधिकार के प्रयोग के द्वारा उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। और इसके सामने अभी तक बहुत सारे विवाद आए हैं, लेकिन परंतु उनमें से अधिकांश विवादों को सुलझाने में यह असफल रही, और उसका कारण था यहाँ इसमें जो इसको वीटो पावर मिला है वही। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की दंड व्यवस्था जो है वो भी पूर्णतः दोषपूर्ण है, और महाशक्तियों की इच्छा के विरुद्ध ना तो इसे लागू किया जा सकता है और ना उसे सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो सदस्य राज्यों के असहयोग के कारण रोडेशिया के विरुद्ध अपनाया गया आर्थिक प्रतिबंध जो था वो सफल नहीं हो सका, सैनिक प्रतिबंध भी संभव ना हो सका, और भी क्षीण होती गई। और चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के सदस्य राज्यों के असहयोग के साथ साथ सैनिक दंड व्यवस्था लागू जो है वो करने के लिए समझौते करने का अधिकार दिया गया, परंतु सोवियत संघ एवं पाश्चात्य राज्यों के आपसी मतभेद के कारण सुरक्षा परिषद एवं अन्य राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, और परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद के अस्थायी या अस्थायी किसी भी तरह की सेना की व्यवस्था नहीं हो सकी। नेक्स्ट जो है सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य के परिप्रेक्ष्य पर परिषद में उत्पन्न होने वाले गतिरोध के कारण सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा के महत्व एवं प्रभाव की वृद्धि हुई है, और शांति के लिए एकता का प्रस्ताव ने महासभा की स्थिति को सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। और इस प्रस्ताव के अनुसार यदि कभी शांति के लिए संकट पैदा हो अथवा शांति भंग हो अथवा आक्रमण हो जाए तो सुरक्षा परिषद अपने अस्थायी सदस्यों द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग किए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर सके तो महासभा उस विवाद को अपना संकटकालीन अधिवेशन बुलाकर तुरंत ही अपने हाथ में ले सकती है, और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सुझाव दे सकती है। तो ये उपरोक्त जो भी मैंने अभी कारण बताए, उन सब कारणों के चलते शांति और सुरक्षा के मामले में सुरक्षा परिषद का जो कीर्तिमान है वो बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं रहा है, और कुछ मामलों में प्रभावी भूमिका अदा करते हुए भी कुल मिलाकर इसका इतिहास निर्माताओं की आशा के अनुकूल नहीं रहा है। व्यवहार में यह महाशक्तियों के हाथों की खिलौना बनकर रह गई है, और अधिकांश मामले उसी नीति तथा कार्य प्रणाली की बहुरंगी, द्विमुखी
और शिथिल रही है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या अरब इजराइल का प्रश्न हो, चाहे दक्षिण रोडेशिया का प्रश्न हो, हंगरी का हो, या विगत वर्षों में यह किसी भी समस्या के अस्थायी समाधान में इसको सफलता नहीं मिली है और प्रत्येक बड़े संघर्ष के बाद इसने मात्र युद्ध विराम कराने की भूमिका ही निभाई है। और इस तरह से जुड़वा बच्चे की तरह उलझी हुई वियतनाम की समस्या में तो यह उस भूमिका को भी नहीं निभा सका है और इसके रहते हुए अनेक अवसरों पर दुर्बल पक्ष को न्यूनतम न्याय भी नहीं मिल सका है और पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहों की ऐड के नीचे कराहते हुए बांग्लादेश के मामले में परिषद ने अपनी जिस निष्क्रिय अभिनय का परिचय दिया वह अवश्य ही विश्व संस्था के लिए घोर कलंक की बात है। किंतु खाड़ी युद्ध में बड़ी शक्ति एवं एकता के कारण सुरक्षा परिषद को आक्रामक इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। परिषद के निर्णय के तरह इराक के विरुद्ध जो आर्थिक प्रतिबंध एवं सैनिक कार्रवाई की गई थी, तो उस कार्रवाई के उसके कारण जो है इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और इसे बाध्य होकर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव को मानने के लिए यह बाध्य होना पड़ा। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद की असफलताओं में इसके संगठन का कार्य प्रणाली उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आचरणों के मापदंड निहित स्वार्थ तथा शक्ति राजनीति का है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि युद्धोत्तर एवं विश्व शक्तिपरक राज्यों के शीत युद्ध के राजनीतिक अभिनय के एक दुर्बल दृष्टा सा देखता रहा, क्योंकि इसने विश्व शक्ति परस्त राज्यों से शीत युद्ध के राजनीतिक अभिनय को मतलब खड़े होकर देखता रहा, उसके लिए कुछ उसने काम नहीं किया। और इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद का जो उद्देश्य था और जितनी शक्तियाँ स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद को जो स्पेशल पावर दिए गए थे, उस स्पेशल पावर का महाशक्तियों ने सिर्फ दुरुपयोग किया है और उसका कभी भी सही कारगर नहीं है किया है। और जो भारत जो इसका एक प्रबल परमानेंट मेंबर के लिए जो वो जो प्रबल दावेदारी है, उसमें भी उस प्रश्न को लेकर भी जो है सुरक्षा परिषद जो है वो कितने सालों से वो प्रश्न उसमें उठाया गया है, लेकिन उस विषय पर भी कोई इसमें ये नहीं कर रहा है ताकि इसकी कार्य पद्धति में, इसकी शक्तियों में जो असमानता हो गई है उसको बैलेंस किया जाए। और जो एशिया के जो बड़े देश हैं, शक्ति संपन्न देश हैं, उसमें जो भारत का स्थान है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सही स्थान मिल सके और जिसके कारण जो इन देशों का प्रतिनिधित्व उसमें अच्छे से हो सके और जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें उसकी भागीदारी हो सके। तो इसकी स्थायी सदस्य संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए चार्टर में संशोधन करने की व्यवस्था है। लेकिन बात यही है कि जब तक जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनका समर्थन नहीं होगा ये संभव नहीं है और इसलिए इसको परिवर्तित करके इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तभी यह अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे ढंग से अपने सफल उद्देश्यों के साथ जो है यह स्थापित हो पाएगा और अपने अस्तित्व को फ्यूचर में बनाए रख पाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास और इसमें हमने देखा सुरक्षा परिषद क्या है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशन का, उसकी चर्चा की, उसके गठन की चर्चा की, उसके कार्य एवं अधिकारों की चर्चा की, उसके वीटो पावर की चर्चा की और उसके बाद हमने उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने जो प्रश्न हैं अवश्य रखें और हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।